अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आप उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस, इसके लिए मैंने आपको पेजेस बताए थे जो कि मैट यूजरे की बुक से हमने स्टडी करने हैं, और ये मैंने गूगल ड्राइव पे प्लेस भी कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जब आएंगे वेरिएंसेस के चैप्टर में, तो आज हमने 3 अगस्त लेक्चर के मटेरियल के नाम से ना ये डेटा प्लेस कर दिए। दिस इज द स्लाइड 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5th इज एग्जांपल जो कि हम देखेंगे। तो अभी हम 1 को स्टडी कर रहे हैं। दिस इज डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस का ट्रीटमेंट है। अब डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस होती क्या है बेटा? आपको पता है कि एक है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होती है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट, या एक है हमारे पास बजटेड डाटा और एक है हमारे पास एक्चुअल डाटा। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ वेरिएंस। और आप पहले फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच आता है। अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच, हम वहाँ पे सिर्फ एफओएच के वेरिएंसेस पढ़ते थे, और वो भी सिर्फ एक वेरिएंस अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच। उसको बेटा हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर देते थे। तो पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट अगर होती थी एट स्टैंडर्ड, और जब हम अंडर और ओवर अप्लाइड ऐड ऑन कर लेते थे तो हमारे पास आ जाती थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल। ओके, ये बात आपको याद होगी। आज हम जब अगली सीरीज में आ चुके हैं तो हम एफओएच के सिर्फ वेरिएंसेस नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लेबर के और एफओएच के वेरिएंसेस भी देख रहे हैं। मटेरियल, लेबर एंड एफओएच प्लस सेल्स के वेरिएंसेस भी हम देखते हैं। और इन वेरिएंसेस को भी हम फर्दर चले गए हैं कि हम इसके अंदर मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा आपके सामने ये जो एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है ये मैंने एक्सेल में भी बनाई हुई है, और ये एक्सेल शीट भी मैं प्लेस कर चुका हूँ। ये एंट्रीज के नाम से हमारे पास जो एक्सेल की शीट थी, जो हमें लास्ट टाइम भी हमने एंट्रीज सीखी थी, उसी शीट को मैं यहाँ पे यूज रेफर कर रहा हूँ, और अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट शीट, दैट इज द डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है, पहले मैं आपको ये वाला एक शेड्यूल समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम ये सामने शेड्यूल बना हुआ है इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट स्टैंडर्ड, इसके लिए रेफर किया गया शेड्यूल 1। अभी हम शेड्यूल 1 के ऊपर आते हैं। देखिए 24,000 आ रहा है, ये 24,000 इनफैक्ट यहीं से रेफर होके आ रहा है। ओके, फिर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास एट स्टैंडर्ड आ जाएगा। जब सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट एट स्टैंडर्ड आ गया। अब बेटा हमारे पास ना ये वेरिएंसेस आ गए, और किसके वेरिएंसेस हैं? ये कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं। ठीक है, और हमारे पास सारे जो वेरिएंसेस हैं ना वो आ रहे हैं अनफेवरेबल या एडवर्स। ओके, बेटा एक्सेल शीट आप लोगों को नजर आ रही है? ठीक है जी, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट एट स्टैंडर्ड। हमारे पास बेटा ये एडजस्टमेंट्स फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस हमारे पास अनफेवरेबल आए हैं। 4 वेरिएंसेस, मटेरियल का परचेज प्राइस वेरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, फेवर फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। ये 4 वेरिएंस थे, सारे अनफेवरेबल थे। हमने इनका सम किया, इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टेड, या इसको आप कह सकते हो एक्चुअल। इसमें से हम लेस कर देंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ गई ऑपरेटिंग इनकम इन एक्चुअल। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये जो शेड्यूल है हमारे पास, इस शेड्यूल को जाके देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमने मटेरियल टोटल खरीदा था 20,000 का, एंडिंग इन्वेंट्री है 4,000, तो मटेरियल यूज हुआ है
16,000 का। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई इशू इस बात में? अच्छा भाई, डायरेक्ट लेबर की फिगर हमें दी गई है 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड है 20,000, इन तीनों को सम किया, दैट इज 46,000। इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इवन कि आपने अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कहना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बेटा ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को और लेस करते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को। अगर ओपनिंग हमारे पास 0 हो तो हमें उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जस्ट लेस कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स हमारे पास नहीं हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको ऐड ऑन करने की, हम जस्ट लेस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, दैट इज 6,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है, दैट इज 24,000। तो बेटा यहाँ तक सारे एग्रीड है, ठीक है। अब डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस क्या है? ये हमारे पास वेरिएंसेस आए हैं, हमने जिस तरह वेरिएंस निकालते हैं हमने उस तरीके से वेरिएंसेस निकाले। तो इनको बेटा तरीकेकार क्या होता है? एक तरीकेकार है कि हम इसको इनकम समरी में क्लोज कर दें, ठीक है। इनकम समरी में क्लोज करने का तरीका क्या है कि ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल जो भी वेरिएंसेस होता है बेटा वो क्या होते हैं? डेबिट, क्योंकि अनफेवरेबल हमारा एक्सपेंस होता है। ओके, अनफेवरेबल हमारा एक्सपेंस होता है, तो उनको क्लोज करने के लिए हमें उनको करना पड़ेगा क्रेडिट। ये सारे वेरिएंसेस हमारे अनफेवरेबल थे तो हमने इनको क्या कर दिया? क्रेडिट। और इनको क्लोज करके हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इनकम समरी में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम समरी में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से हमारे सारे वेरिएंसेस क्लोज हो गए। इस चीज को कहा जाता है बेटा डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। ओके, तो हम वेरिएंसेस को ना इनकम समरी में भी क्लोज कर सकते हैं और चाहें तो हम इसी एंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी क्लोज कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने इवेंचुअली कहाँ क्लोज होना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी जाके क्लोज कर सकते हैं। तो ये वेरिएंसेस जो होंगे ये डेबिट हो जाएंगे, डेबिट होते हैं जब अनफेवरेबल हो तो हम इनको क्रेडिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। और लेटली क्या होगा? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जाके क्लोज हो जाएगा कहाँ पे? इनकम समरी में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा और इनकम समरी डेबिट बाय द सेम अमाउंट। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेट अवे आप चाहो तो ये एक एंट्री कर दो तो यही काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करें, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने इनकम समरी में ही क्लोज होना होता है, उसने कहीं और क्लोज नहीं होना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने भी क्लोज कहाँ जाना जाके होना होता है? इनकम समरी। तो बेटा ये आपके सामने है डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस की एक सिंपलेस्ट एग्जांपल। अभी हम इसके फर्दर भी हमने शीटें बनाई हुई हैं, वो भी सारी आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। ओके, इसमें कोई कंसर्न है तो बताएं। जी बेटा आपके अपने ऊपर है, वो क्वेश्चन में बताएगा कि क्लोज टू इनकम समरी और क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे अगर हम ये शीट देखें, इसका अगर ये कह रहा है वेरिएंसेस अकाउंट्स आर क्लोज टू द इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, हम इसकी दूसरी शीट भी खोल लेते हैं। तो हमने ये एंट्री हुई है बेटा इनकम समरी अकाउंट डेबिट, और ये सारे वेरिएंसेस को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। अच्छा, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग एज एन अल्टरनेटिव इफ वेरिएंसेस आर कंसिडर्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन responsibility, they are close to the cost of goods sold account rather than directly to the income summary account. The total amount in cost of goods sold, the standard cost of units sold plus the variances would then be close to income summary. फिर income summary में जाकर जो original cost of goods sold है यानी कि at standard वाली वो भी और ये variances भी income summary को जाके close हो जाएंगे।
Variances close to cost of goods sold account will appear in the cost of goods sold statement. Variances close to the income summary account will appear in the income statement. अभी आपके सामने जो ये हमने प्रोसीजर किया है, यहाँ पे कहाँ पे क्लोज हो रहे हैं ये इनकम स्टेटमेंट में, तो इसकी ये वाली एंट्री बन गई। और अगर जाके ये क्लोज होंगे कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है, तो बेटा ये वाली एंट्री बन जाएगी। और ये ओवरऑल मिलकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाली भी और ये वाली भी सारी जाके क्लोज होगी कहाँ पे, इनकम समरी में। यानी कि एक एंट्री ये हो जाएगी वेरिएंसेस की और एक एंट्री आप ये कर सकते हो। ये एक होगी वेरिएंसेस की एंट्री और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट की एंट्री। यही बात वो यहाँ पे बता रहा था आपको। The total amount in cost of goods sold, the standard cost of units sold plus the variances will then be close to income summary. And variances close to the cost of goods sold account will appear in the cost of goods sold statement. And variances close to the income summary will appear in the income statement. Okay. जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इनकम समरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही कहते हैं बेटा। ये देखो इनकम समरी या प्रॉफिट एंड लॉस एक ही बात है। ओके क्लियर। अच्छा जी, आगे आते हैं हम। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो मटेरियल हमने परचेज किया था ना, कि वो सारा का सारा इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें से कितना इस्तेमाल हुआ है, 16,000 का। कितना इस्तेमाल हुआ बेटा, 16,000 का। तो 20,000 टोटल था, 4,000 एंडिंग इन्वेंट्री में बच गए और 16,000 इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री में इन्वेंट्री बैलेंस में बची हुई है वो कितनी है, 4,000 और 20% ऑफ परचेजेस। 4,000 को अगर आप 20 पे डिवाइड करें, दैट इज 20% ऑफ परचेजेस। ठीक है बेटा, दिस एंड डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%। ओके, अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो प्राइस वेरिएंस है ना ये 1200 था, और कौन सा वेरिएंस है बेटा, ये परचेज प्राइस वेरिएंस, दैट वाज एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, तो ये 20,000 की जब हमने परचेजेस की थी उस पे ऊपर आया था 1,200 रुपए का वेरिएंस। ठीक है, तो बेटा हमने कंज्यूम कितना किया है, 16,000। ओके, और अनयूज्ड कितना है, 4,000। तो इस 4,000 से रिलेटेड वेरिएंस कितना बनेगा, इस 4,000 से रिलेटेड वेरिएंस कितना बनेगा, 240। शाबाश, ठीक है बेटा। कैसे, हमने यहाँ कहा है 20% है, तो 1200 जो हमारे पास वेरिएंस था टोटल, उसका हमने लिया 20%, दैट इज 240। तो 240 रिलेटेड हो गया है विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग इन्वेंट्री, एंड 960 रिलेटेड हो गया है विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको। दिस 240 इज रिलेटेड टू एंडिंग इन्वेंट्री एंड दिस 960 इज रिलेटेड टू मटेरियल यूज। देखो टोटल में ये 1200 ही रहेगा, टोटल में ये 1200 ही है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो ये 1200 था, जो कि स्प्लिट हो गया एंडिंग इन्वेंट्री में कितना जाएगा और मटेरियल यूज में कितना जाएगा। तो हमने दोनों में सेपरेट उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, जी बेटा अली हैदर, अभी आप इस पॉइंट को समझे, मैं वो भी पॉइंट समझा देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एंडिंग करना आ गया ना, दिस एंडिंग विल बिकम ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, हमारे पास वो भी आ जाएगा, लेकिन पहले हम इस पॉइंट को तो समझ लें। अच्छा बेटा, अब क्या हुआ कि हमारा जितना भी मटेरियल था वो सारा इस्तेमाल नहीं हुआ है,
बल्कि उसमें से कुछ मटेरियल अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे वेरिएंसेस थे 1200, 600, 720 एंड 1200, इसमें से मटेरियल को कर देंगे 240 से, क्योंकि मटेरियल इनफैक्ट तो हमने 4000 का खरीदा है, जबकि उसके ऊपर 240 का प्राइस वेरिएंस का इम्पैक्ट आ रहा है। दैट इज अनफेवरेबल। इसका मतलब है कि एक्चुअल प्राइस हमारी ज्यादा होगी, तो हम 240 इधर ले जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, दोनों एंट्रीज आपके सामने की हुई है। दैट वाज द लास्ट एग्जांपल एंट्री जो हमने की, और अब हमने एक ये एंट्री कर दी है। इस एंट्री, दोनों एंट्री में फर्क जो है ना, वो जस्ट इन दो कॉलम्स में आ रहा है। यहाँ पे देखिए इनकम समरी में पूरे की पूरे जितने वेरिएंसेस थे ना, वो सारे जा रहे थे, जबकि हमने क्या किया, इस वेरिएंसेस में से जितने मटेरियल से रिलेटेड है उसको मटेरियल में कर दिया, और बाकी सबको इनकम समरी में ले गए, बाकी सबको इनकम समरी में ले गए। तो बेटा इस पे कोई क्वेश्चन आपका? जी बेटा, ये पहले एंट्री आपके पास अवेलेबल है, जो भी हमने की है आपको समझ आ गई। जितने भी वेरिएंसेस होते हैं हम प्रॉफिट लॉस में ले जाते हैं। अब दूसरा मेथड क्या आ रहा है कि हम प्रॉफिट लॉस में सारा कुछ लेके नहीं जाते। अगर हमारे पास कुछ इन्वेंट्री बैलेंसेस बच गए तो हम उनमें भी उनकी कॉस्ट को लेकर जाएंगे। अच्छा बेटा, अब इससे आगे आते हैं। अब इधर आगे मैं आपको फिर समझाता हूँ बात। देखिए ये चीज हमारी वो पहले की बनी हुई है जो पहले आ रही थी। ये था ना डिस्पोजन वेरिएंसेस, ये सारा कुछ जो था, यही सारा कुछ मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, और अब हमें फर्दर डिटेल दी गई है, जो मैंने पेजेस आपको दिए हैं उन पेजेस पे ये अवेलेबल है। अच्छा जी बेटा, 20,000 का मटेरियल परचेज किया, एंडिंग इन्वेंट्री 4,000 है, मटेरियल यूज 16,000 है, डायरेक्ट लेबर 10,000 है, इफेक्टिव रेट 20,000 है। सेम वही क्वेश्चन चल रहा है। ये बेटा अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या वर्क कॉस्ट, ठीक है, जिसको हमने कहा हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। एंडिंग वर्किंग प्रोसेस आ गई, कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, और कॉस्ट गुड्स सोल्ड आ गई। ओके, ये एंट्री बेटा आपको समझा दी मैंने। अब मैं इससे भी और आगे जा रहा हूँ। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, हम मटेरियल को परचेज करते हैं, ठीक है, और परचेज करके कहाँ पे रख लेते हैं, स्टोर रूम में रख लेते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से मटेरियल क्या क्या होता है, इशू होता है, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन के लिए। जब प्रोडक्शन के लिए इशू होता है बेटा, तो वो कहाँ चला जाता है, वर्किंग प्रोसेस में। ऐसी बात है ना। ओके, फिर जब वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है, इनटू फिनिश गुड्स। ओके, और फिनिश गुड जब कंप्लीट हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों? इसलिए कि देखिए आपने मटेरियल खरीदा और पहले ही रखा है उसको स्टोर रूम में, फिर वहां से मटेरियल कहाँ चला गया, वर्क इन प्रोसेस में, ठीक है। फिर ये मटेरियल किस स्टेज में कन्वर्ट हो गया, इनटू फिनिश गुड्स, और फिर कन्वर्ट हो गया इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो बेटा, जब वर्क इन प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। वर्क इन प्रोसेस के अंदर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। और बेटा यही तीनों चीजें शामिल होती हैं इन फिनिश गुड्स भी, और यही तीनों चीजें शामिल होती हैं इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पॉइंट से सारे एग्रीड हैं?
जी बेटा, कि हमारे यहाँ जो मटेरियल होता है ना, वो परचेज से लेकर ना सेल होने तक कभी वर्क इन प्रोसेस के स्टेज में होता है, कभी फिनिश गुड्स के स्टेज में होता है, और कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी इसकी इम्प्लीकेशन को और समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये आपको कैसे समझ आएगी। देखें, ये वर्क इन प्रोसेस है ना 16,000 का। तो बेटा इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस कोई हवाई चीज नहीं है। इसके अंदर कोई मटेरियल होगा, इसके अंदर कोई लेबर होगी, इसके अंदर कोई एफएच होगा। अगर आप 16,000 का ब्रेकअप देखना चाहेंगे ना, तो 6,000 है मटेरियल, 2,000 है लेबर, और 8,000 है फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं ना बेटा, ये उसमें आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आ रहा है। ये बता रहे हैं। ये एग्जांपल जरा मेरे पास इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको कुछ व्यू हो रहा होगा। और बुक से अगर आप देख लेंगे तो देखो, ये वर्क इन प्रोसेस है बेटा। 6,000 का इसके अंदर मटेरियल है, 2,000 का लेबर है, और 8,000 की एफओएच है। तो 8,000 प्लस 2,000 10,000 प्लस 6 16,000। तो ये एफओएच की जो वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है ना 16,000, ये उसका ब्रेकअप है। देखो ग्रीन कलर मैंने दिया है, दिस ग्रीन, दिस ग्रीन, दिस ग्रीन। ये तीनों ग्रीन मिलकर ना इस 16 के इक्विवेलेंट बन रहे हैं। तो यहां तक आप कंफर्टेबल है? ये वर्क इन प्रोसेस की जो अंदर 16,000 आ रहा है ना, इसके अंदर 6,000 का मटेरियल है, 2,000 की लेबर है, और 8,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर बेटा ये कन्वर्ट किस में होता है? फिनिश गुड्स में। अब ये फिनिश गुड्स आ रही है हमारे पास 6,000 की। इसी तरह इसके अंदर भी 2,000 का मटेरियल है, 2,000 की लेबर है, और 2,000 का एफओएच। ये चीजें तैयार हैं। इन तीनों को जब हम सम किया तो दैट इज 6,000। ओके, दैट इज 6,000। इनफैक्ट क्या है, ये दिस मटेरियल प्लस दिस लेबर प्लस दिस एफओएच। तो ये 6,000 इस तरीके से बना है, ये 16,000 इस तरीके से बना है। ठीक है बेटा। एंड लाइक वाइज ये जो 24,000 है ना, ये भी इसी तरह बना कि जब कॉस्ट है ऑफ गुड सोल्ड, तो उसके अंदर मटेरियल भी होता है बेटा, उसके अंदर लेबर भी होती है, और उसके अंदर एफओएच भी होती है। तो ये अगर हम तीनों को सम कर लें तो इसके अंदर भी ये तीनों चीजें ही शामिल है। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखिए मटेरियल का टोटल अगर आप करें 6, 2 और 8, कितना बनता है बेटा? 16,000। और देखिए मटेरियल कंज्यूम भी कितना हुआ है? 16,000। ओके, हमने मटेरियल खरीदा है 20,000 का। ठीक है, मटेरियल परचेज ऑफ $20,000 एंड प्लेस इन स्टोर रूम। लेकिन इशू फॉर प्रोडक्शन कितना किया बेटा? 16,000 का। कितने का? 16,000 का। ओके, ये इशू हो गया। तो इशू जब हुआ तो बेटा अभी 6,000 का पड़ा हुआ है वर्क इन प्रोसेस में ही, 2,000 का पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स में, ठीक है, और 8,000 का सोल्ड हो चुका है। तो ये जो 16,000 का इशू हुआ था ना प्रोडक्शन, ये उसका ब्रेकअप है। एग्रीड? जी बेटा। लाइक वाइज देखिए, लेबर कितने की थी? 10,000 की। कितने की थी? 10,000। तो ये लेबर का ब्रेकअप है, 2,000, 2,000 और 6,000। इसका सम करेंगे तो ये बनेगा 10,000। तो ये मैंने कलर लेबर को ये सेम कलर दिया हुआ है, मटेरियल के टोटल को ये सेम कलर दिया हुआ है। लाइक वाइज एफओएच था 20,000 का। तो 8,000 का वर्क इन प्रोसेस में, 2,000 का फिनिश गुड्स में, 10,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ये इसका सम करें तो ये 20,000 ही बनता है, और यही हमने इसको कलर दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? ओके, इधर तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। जो कलरफुल एरिया है ना, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताएं।
जी बेटा। जी ब्रेकअप पे आते हैं बेटा, ब्रेकअप पे आते हैं। ये जो परसेंटेजेस लगी है ना, हम उस पे आते हैं। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखें, ये तो सेम वही चीज़ आ रही है जो हमने पहले बनाई है, इनकम स्टेटमेंट। ये सारी देखो वही 24,000 वैसे ही आ रहा है। इसको हम यहाँ पे भी लेके गए, 24,000 लेकर आए। यहाँ पर भी ये 24,000 सारा आ रहा है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मटेरियल जो स्टोर रूम में आता है, वो पहले जाता है वर्क इन प्रोसेस में, फिर वही चीज़ जाती है फिनिश गुड्स में, और वही चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इनफैक्ट हमारा मटेरियल जो है वो कुछ हो सकता है कि स्टोर रूम में पड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे स्टोर रूम में भी हमारा बेटा कितना मटेरियल पड़ा होगा, 4,000 का। ठीक है, बाकी 6,000 का मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है, 2,000 का मेरा पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स में, और 8,000 का मेरा पड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। एग्रीड। तो जब भी ये देखें 16,000 का मटेरियल इशू हुआ था ना, तो ये 16,000 पूरे बन रहे हैं। 6,000 अभी वर्क इन प्रोसेस में ही पड़ा हुआ है क्योंकि फुल कंप्लीट नहीं हुआ। 2,000 का अभी फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है क्योंकि अभी सेल नहीं हुआ। और 8,000 का ना सेल हो चुका है, दैट इज 16,000। लाइक वाइज 10,000 लेबर, एंड लाइक वाइज 20,000 फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? तो ये 16,000 लगा था, इसका ब्रेकअप आ गया। ये जो 10,000 लगा था उसका ब्रेकअप आ गया, और ये 20,000 लगा था उसका ब्रेकअप आ गया। और जब हम इसको हॉरिजेंटली सम अप करते हैं, तो दिस इज वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट, मटेरियल लेबर एफओएच, फिनिश गुड्स अमाउंट, मटेरियल लेबर एफओएच, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट, मटेरियल लेबर एंड एफओएच। तो वर्टिकली ये मटेरियल है, ये वर्टिकली लेबर है, और ये वर्टिकली एफओएच है, और हॉरिजेंटली ये वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो, ये बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, जब हम बनाते हैं ना बेटा, क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, या जिसका नाम अब नया के नाम क्या हो चुका है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या लिखने होते हैं? एसेट्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं? एज ऑन। ये इस तारीख के एसेट्स हैं। और एसेट्स के अंदर आपको पता है कौन से होते हैं बेटा? ठीक है, तो ये आपके पास 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होंगी। एग्रीड। आपने बेटा इनको किस वैल्यू पे लिखना होता है? क्या आप इनको स्टैंडर्ड पे लिखते हैं या एक्चुअल पे? नो, दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट एक्चुअल। बैलेंस शीट हमेशा बेटा एक्चुअल पे बनती है, कभी भी स्टैंडर्ड पे नहीं बनती। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं बताएगी। ये एक्चुअल, इसमें एक्चुअल बैंक बैलेंस आएगा। ठीक है, सब कुछ एक्चुअल आता है। तो अब हमारे पास, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या था? एट स्टैंडर्ड था 4,000 पे, लेकिन इसके अंदर 240 का आ गया था एडवर्स वेरिएंस। और कौन सा वेरिएंस है बेटा? परचेज प्राइस वेरिएंस। अगर एडवर्स है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल मटेरियल प्राइस ज्यादा होगी या कम? जी बेटा, ज्यादा होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हमें जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो क्या लिखना होगा वहां पे? फिगर 4,240। हम क्या फिगर लिखेंगे?
4240, that is 4000 plus 240 is equal to 4240. ये फिगर बैलेंस शीट में लिखी जाएगी. ओके, लाइक वाइज बेटा यही काम करना है हमने वर्क इन प्रोसेस के साथ भी और यही काम करना है हमने फिनिश गुड के साथ भी. ओके, अब ये कैसे करना है आए मैं आपको समझाता हूँ. देखें, हमारा 16,000 का मटेरियल लगा था. इसमें से अगर हम देखें तो 6,000 कहाँ पड़ा भाई? वर्क इन प्रोसेस में. तो अगर मैं 6,000 को 16,000 से डिवाइड कर दूं ना, इट मीन्स 37.5% जो मेरा मटेरियल इशू हुआ था ना. कितने का मटेरियल इशू हुआ था बेटा? 16,000 का. उसमें से 37.5 मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में पड़ा हुआ है, 12.5 फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है, एंड 50% वाज सोल्ड अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो 16,000 में से जो पूरा मटेरियल इशू हुआ था 37.5 है वर्क इन प्रोसेस में, 12.5 है फिनिश गुड्स में और 50% हो गया सोल्ड. लाइक वाइज लेबर मेरी इनकट हुई थी 10,000 की, तो 20,000 अभी तक है वर्क इन प्रोसेस में, 20% है फिनिश गुड्स में एंड 60% है इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, यहां तक बेटा बात समझ आ गई? अच्छा जी. लाइक वाइज फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारी इनकट हुई है 20,000 की. तो 8,000 है वर्क इन प्रोसेस में, 2,000 है फिनिश गुड्स में और 10,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. तो इसकी भी अगर हम प्रोपोर्शन निकालें तो ये सेम प्रोपोर्शन निकल रही है. ठीक है बेटा, ये प्रोपोर्शन का यूज हमें कहाँ पे आएगा मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ. देखें, आपने से पहले लेबर का वेरिएंस करते हैं. कितना था बेटा लेबर का वेरिएंस? 600. ओके, तो 600 में से 600 था हमारा कब? जब हमने 10,000 का लेबर कॉस्ट इनकट की थी. 600 का वेरिएंस आया था कब? जब हमने 10,000 की लेबर कॉस्ट इनकट की थी. तो इसमें से बेटा अभी कितने परसेंट कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में है? 20%. तो हम 600 का 20% ले लेंगे और वो वर्क इन प्रोसेस में जाके लिख देंगे. तो 600 का हम लेंगे 20%, वो वर्क इन प्रोसेस में आ गया. फिर 20% ही है फिनिश गुड्स में, तो 20% यहाँ लिख देंगे. और 60% था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो 60% यहाँ लिख देंगे. तो ये देखें, अगर आप जो 600 था ना, हमने इसको ब्रेक कर दिया है इन 3 हेड्स, दैट इज वर्क इन प्रोसेस, दैट इज फिनिश गुड्स एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और इसका सम भी देखें तो 600 आ रहा है. क्योंकि बेटा जहां जहां लेबर मौजूद है, लेबर की कॉस्ट हमने इनकट कर दी थी. कुछ तो हो गई है सेल, कुछ है फिनिश गुड्स में और कुछ है इन प्रोसेस में. तो जो चीज़ जहां जहां पड़ी है उसको उतनी ही वेरिएंसेस की अमाउंट भी हम एसोसिएट कर देंगे. दिस इज 600 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्रोरेट हो गया है अमंग वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है बेटा, लाइक वाइज अगर आप देखें आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना था? 720 का, दैट इज ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है, या फैक्ट्री ओवरहेड का. इसका भी हम 720 को 40% करेंगे वर्क इन प्रोसेस में, 10% करेंगे फिनिश गुड्स में और 50% करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लाइक वाइज फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, टोटल था 1200 का, तो 40% है वर्क इन प्रोसेस में, 10% है फिनिश गुड्स में और 50% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ गई. तो ये 3 फिगर्स मैंने आपको समझा दी है. इन 3 में बेटा कोई मसला है तो प्लीज बताएं मुझे. ये 3 हमने अभी ब्रेक कर लिया कि जो 600 का वेरिएंसेस था वर्क इन प्रोसेस में कितना जाएगा, फिनिश गुड्स में कितना जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना जाएगा. एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा,
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 600 का, दिस इज द लेबर। और लेबर अभी कहाँ का मौजूद है बेटा, 2000 मौजूद है वर्क इन प्रोसेस में, 2000 मौजूद है फिनिश गुड्स में, और 6000 मौजूद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। या अगर हम कहें लेबर 20% मौजूद है वर्क इन प्रोसेस में, 20% मौजूद है फिनिश गुड्स में, और 60% मौजूद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो हमने 600 का 20% लेंगे वो वर्क इन प्रोसेस में लिख देंगे, फिर 600 का 20% लेंगे फिनिश गुड्स में लिख देंगे, और 600 का 60% लेंगे और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिख देंगे। ओके जी बेटा बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है, कुछ सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा, मुझे बताएं। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं मटेरियल के ऊपर। मटेरियल का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि मटेरियल में से 20,000 की हमने परचेजेस की थी, सारा मटेरियल इशू नहीं कर दिया। अगर हमने सारा मटेरियल इशू कर दिया होता ना, तो फिर यहीं पे वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन रही होती। लेकिन क्या हुआ है कि 4,000 हमारे पास अभी एंडिंग इन्वेंट्री में मौजूद है, और उसके ऊपर हम अमाउंट निकाल चुके हैं। वेरिएंस कितनी थी बेटा? 240। तो बाकी कितनी बच गई थी? 960। अगर आप ये तीनों रकमों को जमा करें ना, देखो ये 960 बनता है। अब हम क्या करेंगे, 1200 में से 240 तो निकल गया हमारा, बाकी रह गया 960। और 960 एसोसिएटेड था हमें, किसने, हमने कहा था किसके साथ? जो मटेरियल यूज हुआ है उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है बेटा, तो 960 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दफा 37.5 से, ठीक है, एक दफा करेंगे 12.5 से, और एक दफा करेंगे 50% से। तो इस तरह 960 जो हमारा वेरिएंस रह गया था वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैसे? 1200 माइनस 240, ये हमारे पास रह गया 960, उसका ले लिया हमने 37.5%। लाइक वाइज 960 का ले लिया हमने 12.5%, एंड लाइक वाइज 960 का ले लिया है 50%। और इस तरह हमारा इन सब का अगर टोटल करें तो 1200 जो परचेज प्राइस वेरिएंस था वो सब में स्प्लिट हो गया, इन मटेरियल, इन वर्क इन प्रोसेस, इन फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये बेटा बात समझ आ रही है? क्योंकि 1200 में से हमने 240 का मटेरियल वेरिएंस कर दिया है ड्यू टू दिस एंडिंग इन्वेंट्री। तो बाकी जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है 16,000 का, उसका ताल्लुक है कितने के साथ? 960 के साथ। 240 यहाँ चला गया, 240 हमने यहाँ पे कर दिया, और 960 हमने यहाँ पे कर दिया। तो उस 960 को फिर हमने ब्रेक कर दिया है इंटू 37.5%, इंटू 12.5% एंड 50%। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी सब में स्प्लिट हो गया। इसमें कोई कैलकुलेशन बेटा समझ नहीं आ रही तो बताएं। किसी चीज़ की सेंस नहीं लग रही, कोई लॉजिक नहीं लग रही? ओके जी बेटा, तो अभी आप इससे पहले ये एंट्री करते थे, इनकम समरी, मटेरियल एंड दिस वन। अब हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, अब हमारे पास पहले सिर्फ मटेरियल की इन्वेंट्री थी, अब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री आ गई, हमारे पास फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री आ गई। अब ये एंट्री ये हो जाएगी, ये देखो ये चार चीजें तो वही उसी तरह ही रहेंगी। ठीक है बेटा, ये चार चीजें उसी की तरह उसी तरह ही हैं,
अब हमने क्या किया कि पहले हमारा मटेरियल में जाता था 240, अब हमने वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया 1248 एंड 432, ये तीनों फिगरें बेटा यहाँ से आ गई, और जितनी आइटम हमारी सेल हुई है उसका चला जाएगा वेरिएंस इन इनकम समरी, प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने आइटम सेल हुए उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाए, जो अभी इन्वेंट्री में मौजूद है उनका इम्पैक्ट इन्वेंट्री पे जाए। तो ये है तरीकेकार डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस अमंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्रीज। जैसे अगर आपको ये दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने भी पढ़ी है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरिएंसेस एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, जिसके बाद अगर एक बुक है तो बेटा यहाँ पे ये जो चीज़ देखिए आ रही ना, दिस इज द सेम। ठीक है, ये देखो, सेकंड मेथड यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस एलोकेट्स देम टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी है, दैट इज वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो हमने तीनों में मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, इन्वेंट्रीज में भी पैसे डाल दिए, और बाकी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया। अगर आप इनका टोटल करेंगे ना बेटा भी, तो देखो 3720 ही बनेगा, 3720, जो कि हमारे ओवरऑल वेरिएंस था। यहाँ पे भी देखो 3720, 3720, तो ये है डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। तो ये हमारे पास से कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी है तो प्लीज़ बताएं। सारी मैं बात को रिकॉल करता हूँ कि हम जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएंस निकलता है, अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच। तो आप उसको कहाँ लेके जाते थे, कॉस्ट गुड सोल्ड में ऐड या लेस कर देते हैं। ठीक है, या उसका ट्रीटमेंट इनकम समरी में भी कर सकते हैं, ऐड और लेस में। जबकि हमने अब वेरिएंसेस पढ़े हैं जब, तो हमने मटेरियल के वेरिएंसेस भी पढ़े, हमने लेबर के वेरिएंसेस भी पढ़े, हमने फिक्स्ड एफओएच, वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस पढ़े, सेल्स के वेरिएंसेस पढ़े। तो अब हमारे वेरिएंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जब अगर वेरिएंसेस बढ़ेंगे तो कैसे एंट्रीज होती है बेटा, हमने ये देख लिया कि अगर सारे वेरिएंसेस को क्लोज करना है तो अनफेवरेबल को कर देते हैं क्रेडिट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। और अगर वो कहे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दो, और इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ने भी फिर इनकम समरी में जाके ही क्लोज होना होता है। फिर हमने कहा नहीं, हमारा सारा तो मटेरियल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हमारा तो 16,000 का इस्तेमाल हुआ है, 4,000 का बच गया। तो ये 4,000 का जो बचा है इसका काम मटेरियल में ही डालो। तो हमने इसको मटेरियल में लेके चले गए। इसके बाद हम फर्दर आए, हमने कहा नहीं, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस भी है, हमारे पास फिनिश गुड्स भी है, तीन किस्म की इन्वेंट्रीज है। तो मटेरियल में तो 240 की अमाउंट आपको समझ आ गई थी। अब उसके बाद हमने वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट भी निकाली, वेरिएंसेस की, और फिनिश गुड्स की भी निकाली, और ये सारी कैलकुलेशन हमने की है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, नो क्वेश्चन, शुड आई गो अहेड? तो बेटा क्या होगा, जब आपके पास इनकम स्टेटमेंट बनेगी ना ऑन एक्चुअल बेसिस पे, तो क्या होगा, ये हमने पहले स्टैंडर्ड की बना के देखी भी, आपको ये सारी आती है स्टैंडर्ड वाली, सेम वही वाली यहाँ पे हमने रिपीट कर दी है, ला के उठा के रख दी है। अब क्या होगा बेटा, देखो इसमें पूरा मटेरियल परचेज में वेरिएंस था टोटल 1200 का, तो 240 चला गया एंडिंग इन्वेंट्री में, और 960 चला गया है मटेरियल यूज में। ओके, डायरेक्ट लेबर के ऊपर वेरिएंस था 600 का, फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस थे 1920 के। ठीक है, कैसे थे बेटा, ये दोनों 720 एंड 1200, 1920। वर्क इन प्रोसेस में कितना आ गया था बेटा, 1248, और फिनिश गुड्स में कितना आ गया था 432, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना आ गया था 1800। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट एट एक्चुअल बनेगी तो बेटा परचेजेस आ जाएंगी 21,200 की, एंडिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 4,240 की, इसमें से लेस होगा तो ये मटेरियल यूज आ जाएगा 16,960 का, डायरेक्ट लेबर होगी एक्चुअल में 10,600, फैक्ट्री ओवरहेड होंगे 21,920, वर्क इन प्रोसेस की फिगर आएगी 17,248। ठीक है बेटा।
और हम इसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसमें से फिर हम लेस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। और आप देख भी सकते हैं 24,000 में 1800 जमा करेंगे, 25,800 ही आपके पास आ रहा है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द वे टू डिस्पोज ऑफ वेरिएंसेस, दिस इज द वे टू डिस्पोज ऑफ वेरिएंसेस। और यही शीट जो है यहाँ पे आपको दिखाई गई है 4 नंबर शीट में, ये सारे आपको सामने बना हुआ है, स्टैंडर्ड, वेरिएंस और एक्चुअल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये ऑन एक्चुअल कैसे आ जाएगी, इसमें सारे वेरिएंसेस जो थे ना वो डिस्कस हो गए और आपके पास ये स्टेटस आ गया। तो कोई चीज़ बेटा इसमें समझ ना आ रही हो, कोई सर पैर ना लग रहा हो, इसीलिए ये मैंने मटेरियल आपको ना पहले कहा था कि आप स्टडी कर लेना। ओके, इसी के मुतालिक बेटा एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वो आपका होमवर्क हो जाता है, आप वो होमवर्क में कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ होमवर्क में बेटा ये आया हुआ है 2011 में क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 नवंबर का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4B था ये। ठीक है, अगर आपको हो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। नवंबर 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो अवेलेबल इन मैट यूजरे बुक। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इसमें ये वेरिएंसेस दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि direct material price variance to be prorated to finished goods inventory, direct material cost in finished goods inventory after all variances has been prorated, direct labor cost in finished goods inventory after all variances have been prorated, cost of sales after all variances have been prorated। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, दिस इज योर होमवर्क और आप लोगों ने इसको करना है। ठीक है, जब आपने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि कैसे वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, जैसे हमने यहाँ से वेरिएंसेस निकालना शुरू किए, फिर इसका ये ट्रीटमेंट बताया कि सिर्फ मटेरियल में जा रहा है, फिर हमने बताया कि सिर्फ मटेरियल में नहीं बल्कि वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट गुड्स सोल्ड में भी जा रहा है, तो फिर इवेंचुअली इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से बनती है। तो ये है बेटा डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस, डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। ओके, और इसी में ये फर्दर बात बताई गई है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो मटेरियल में 240 ऐड कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस में 1248 ऐड कर देंगे और फिनिश गुड्स में 432 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही काम हम कर रहे हैं कि 240 ऐड कर रहे हैं मटेरियल में, वर्क इन प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं 1248 और फिनिश गुड्स में ऐड कर रहे हैं 432। तो यही बैलेंस शीट में जाके ना ये फिगर्स लिखी जाएंगी, जो बैलेंस शीट हमने कहा था बनाएंगे है ना। तो अगर आप वर्क इन प्रोसेस की फिगर आपके पास रॉ मटेरियल की फिगर कहाँ से आ जाएगी, दिस इज फ्रॉम दिस टेबल, ये आगे मटेरियल की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू ले आएंगे, एंड दिस इज फिनिश गुड्स वैल्यू। तो बेटा यही रेफर किया जा रहा है आपको कि बैलेंस शीट जब बनानी है तो कैसे फिगर आती है, दिस इज एक्चुअल फिगर्स होती है, आपने स्टैंडर्ड वाली फिगर नहीं लेनी। ओके, क्लियर जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, ये वेरिएंसेस को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। कौन सा बेटा ब्रेकअप, जिया रहमान साहब?
ये 16,000 का ब्रेकअप, 6,000, 2,000, 8,000 ये वाला पूछ रहे हैं आप? जी बेटा, बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने नहीं निकाला। ये क्वेश्चन में जब डाटा दिया जाएगा ना आपको, जैसे अभी हमने ये पास पेपर के क्वेश्चन देखा है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आओ बेटा, ये देखो कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 30 जून 2011 को क्या है, इसके अंदर मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है और अप्लाइड एफर्ट्स कितना है। ओके, इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसके अंदर मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, अप्लाइड एफर्ट्स कितना है। ये क्वेश्चन में बताएगा आपको। ठीक है, बात समझ रहे हो? और इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस की कोई फिगर है ही नहीं, इसमें सिर्फ दो इन्वेंट्रीज आ रही है, एक मटेरियल इन्वेंट्री और एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख लो, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम which records material at actual cost and record the material price variance when materials are issued to work in process and prorates all variances at the end of the year. Variances associated with direct materials are prorated based on direct material balances in the appropriate accounts, and variances associated with direct labor and factory overhead are prorated based on the direct labor balances in the appropriate accounts. तो इनफैक्ट जो अभी हमने ये एक्सेल में वर्किंग बनाई थी, उसमें अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर के वेरिएंसेस, डायरेक्ट लेबर की जो फिगर्स हैं वो वर्क इन प्रोसेस में कितनी है, फिनिश गुड्स में कितनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितनी है। तो यही क्वेश्चन में रेफर कर रहा है। The variances associated with direct labor and factory overhead are prorated based on the direct labor balances in the appropriate accounts. कि डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस में कितना है, फिनिश गुड्स में कितना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना इंशाल्लाह। अगर ना हुआ तो कल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस को। ये वेरिएंसेस हमारे पास जो आ गए हैं, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो इसके हम ना चैप्टर के एंड पे आ जाते हैं, वहां पे ना एक समरी बनाई गई है। वहां से आपको सारे वेरिएंसेस एक ही दफा में एक्सप्लेन करना आ जाएंगे। एनीवे, आपने ये नहीं कि चैप्टर नहीं पढ़ना, चैप्टर भी आपने पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे जाके ना सारे वेरिएंसेस को इंटरप्रेट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड में निकाल। एग्जैक्ट मैं आपको पेज बता देता हूँ कि कहाँ पे ये एक्सप्लेन हुए हुए वन बाय वन सारे। आई थिंक इसी बुक में है या एसीसी की बुक में ना हो। जी बेटा, ये आ रहा है, ये समरी आई है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर आ रहा है फेवरेबल, तो उसके क्या रीजंस हैं, और अगर एडवर्स आ रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं। यहाँ से आपको पता लग सकता है। ठीक है, तो बेटा अभी हम लेते हैं 10 मिनट की नमाज की ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं, इनके ऊपर फर्दर और डिस्कशन करते हैं। और हम आज मिक्स वेरिएंस की एंट्रीज देखनी है, हमने यील्ड वेरिएंस की एंट्रीज देखनी है, और लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस भी मैं आपको एक तरीके से और सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 19-11 from Matt Useray 7th edition, and that is chapter number 19 and page number 577. इसमें हमसे कहा गया कि लेबर का रेट, एफिशिएंसी एंड यील्ड वेरिएंस मालूम करें। अब आपको लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस तो मालूम करना आता है, कैसे मालूम करते थे बेटा, याद है आपको? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये वाला फार्मूला था, अगर आप याद करें। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमारे पास आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब इसका डाटा देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
Bowman Crunchies Incorporated manufactures breakfast cereal using the following proportion of ingredients: wheat, gram, barley and oats. This is the raw material. Okay, क्वांटिटी दे दी गई, प्राइस दे दी गई, कॉस्ट दे दी गई. इनपुट है बेटा 250 पाउंड्स आप इन करते हैं और आउटपुट मिलता है आपको 200 पाउंड्स. ठीक है. ओके, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. मटेरियल रिकॉर्ड्स फॉर अक्टूबर इंडिकेट कि व्हीट ग्राम आपके पास था शुरू में 2000 ग्राम्स, फर्दर आपने परचेजेस की 8000 ग्राम्स, तो टोटल कितना हो गया बेटा आपके पास 10,000 और एंडिंग पे आपके पास अवेलेबल है 1200. इसका मतलब है आपने कितना यूज किया है? जी बेटा 10,800. ओके, 2000 पहले से आपके पास, 8000 आपने परचेज किया बेटा, टोटल हो गया 10,000 और 10,000 में से 1200 आपके पास एंडिंग में मौजूद है. तो कितना आपने कंज्यूम किया होगा व्हीट ग्राम? जवाहर रहमान साहब दोबारा कैलकुलेशन को चेक करें. जी शाबाश अली अब्दुल रशीद. ठीक है, यासिर शाबाश, अमारा, जिया रहमान, अली हैदर शाबाश, वेरी गुड. तो आपको पता लग गया बेटा कि व्हीट ग्राम हमने कितना इस्तेमाल किया है. इसी तरह जरा बार्ले का बताएं कि बार्ले आपने कितना इस्तेमाल किया होगा. जी आंसर आ रहा है 34,700. ठीक है, सारों का यही है बेटा. ठीक है, शाबाश. अच्छा जी, इसी तरह ओट्स का बताएं, ओट्स का कितना आंसर आएगा? $42,000. शाबाश. यासिर साहब आपका 29,700 कैसे आ रहा है? देखिए, ओपनिंग में थे 5,000, परचेजेस किए 35, टोटल कितने हो गए 40 और 40 में से 5,300 लेस करें ना. जी यासिर साहब. ओके. अच्छा बेटा, अब आपको पता लग गया कि तीनों आइटम आपने कितने कितने इस्तेमाल किए. तो कोई जरा मुझे ये बताएगा कि आपने टोटल कितने इस्तेमाल किए हैं? ये तीनों आइटम टोटल में कितने इस्तेमाल कर लिए? शाबाश, वेरी गुड. अली अब्दुल रशीद शाबाश, हमारा शाबाश. ओके. अच्छा बेटा, अब आप कोई मुझे ये बताओगे कि जितना आपने इस्तेमाल किया है, इससे, ये तो था आपका इनपुट, इससे आपका आउटपुट आना कितना चाहिए था? शाबाश जियाउर रहमान साहब, आपने बताया कि 85,500 हमने इनपुट किया है. तो कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि 85,500 से आउटपुट आना कितना चाहिए था? चलो कोई बात नहीं, आओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये हमने कैलकुलेशन की है. हमारे पास तीन किस्म के रॉ मटेरियल थे. ठीक है. द फर्स्ट वन वाज व्हीट जम. ठीक है. सेकंड वाज बार्ले एंड थर्ड वन इज ओट्स. ठीक है. अब आप तवज्जो करें मेरे साथ. ये थे ओपनिंग, ये परचेजेस की, ये एंडिंग किया तो ये यूज्ड आ गया. ठीक है, कैसे आया बेटा? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस एंडिंग, तो हमारे पास आ गया यूज्ड. ओके, इससे एग्रीड है सारे?
अच्छा जी, आपको बेटा ये पता है कि हम इनपुट करते थे 250, तो आउटपुट मिलता था 200। क्वेश्चन में देख लें आप 250 इनपुट करते थे तो आपको आउटपुट मिलता था 200। ओके, ये बात ठीक हो गई। अच्छा जी, जब आपने आउट इनपुट किया है एक्चुअली 85,500, 85,500, इससे आउटपुट क्या आनी चाहिए? 68,400, क्योंकि जब 250 इन करते थे तो 200 आता था। आप आपने इतना इन किया है तो इससे क्या आउटपुट आनी चाहिए? कैसे निकलेगा बेटा? देखो ये थी इनपुट, इस इनपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे और हमने मालूम क्या करनी है? आउटपुट। तो हम आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, यही किया हुआ मैंने। दिस B12 डिवाइड बाय B8, और मालूम क्या करना? आउटपुट। तो D8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 68,400 सबके पास आ रही है कि नहीं आ रही? पहले ये मुझे ये बताएं। अगर जिया के पास नहीं आ रही, अली अब्दुल रशीद, अभी इस तरह की साइंस नहीं करनी, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो बस। साइंस बाद में करनी है। ठीक है बेटा, आप समझ आ गई सबको ये बात? तो आपको ये पता लगा कि 250 जब इन करते थे तो 200 मिलता था। हमने एक्चुअली 85,500 इन किया है, ये देख लो आपने। तो इससे आउटपुट क्या आनी चाहिए थी? दैट इज 68,400। ओके, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा एक्चुअल फिनिश प्रोडक्शन हुई है फॉर द मंथ वाज 70,000 पाउंड्स। कितनी हुई है? एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई है 70,000 पाउंड्स। दिस इज एक्चुअल आउटपुट, दिस इज एक्चुअल आउटपुट। इसके लिए इनपुट क्या होनी चाहिए थी? अगर हमारा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है बेटा, तो इसके तहत आउटपुट तो आ गई अब 70,000। इसके लिए इनपुट क्या होनी चाहिए थी? $87,500। शाबाश जमील मुमताज साहब, मुझे खुशी हुई, सबसे पहले आपका जवाब आया। अली अब्दुल रशीद साहब कहाँ रह गए? ज़िया और रहमान कहाँ रह गए? और बाकी बच्चे किधर हैं भाई सारे? आज पार्टिसिपेंट्स कम हैं लेकिन जितने भी हैं। अली हैदर, आपका जवाब जवाब नहीं आ रहा। फराज, आपका जवाब नहीं आ रहा। महा, आपका जवाब नहीं आ रहा। आदिल साहब, जिशान साहब, नाइला, उमैर खान, यासिर अहमद। जी बेटा। 87,500। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, और लोग भी भाई कोशिश करें। अब मैं बताता हूँ, देखो 87,500 कैसे आएगा बेटा। दिस इज आउटपुट, इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड करेंगे और हमने मालूम करनी है इनपुट, तो इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो 70,000 डिवाइड बाय 200, क्योंकि ये आउटपुट है तो इसको आउटपुट से डिवाइड करना है, और हमने इनपुट मालूम करनी है तो इनपुट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 87,500। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? ये अभी मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको समझाई है। मैं सारे को येलो कर देता हूँ। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। जी बेटा। और बेटा आपको ये जो बातें बताई जाती है ना, दिस इज जस्ट टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसकी बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, फ्रॉम पास पेपर्स। वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा कि हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट सिनेरियोज। ये हर सिनेरियो के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ये उसका आंसर नहीं दे देगा।
ये आपके अंदर थिंकिंग को क्रिएट कर रहा है, थिंकिंग को जनरेट कर रहा है कि कैसे किस किस का रिलेशनशिप होता है। ओके, अच्छा बेटा यहां तक बात हो गई, आगे आते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, द कन्वर्जन ऑफ 250 पाउंड्स ऑफ मटेरियल्स इनटू 200 पाउंड्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। देखो देखो ना, 250 पाउंड्स into 200, the conversion of 250 pounds of materials into 200 pounds of finished products require 25 direct labor hours। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि इससे इसमें करने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए बेटा? 25 घंटे। ओके, तो बेटा आपने इतना मटेरियल इन किया था ना एक्चुअली, इसके लिए कितने घंटे चाहिए होंगे, कोई मुझे बताएगा? जी बेटा, आदिल साहब, जिशान साहब, 8550। शाबाश, वेरी गुड बेटा। अली हैदर साहब, आपने एक ऐसी कैलकुलेशन कर ली, जरा ये बताएं। अली हैदर साहब, अली अब्दुल रशीद, शाबाश, वेरी गुड। अली आपसे नहीं पूछ रहा, आपका तो ठीक आ गया आंसर ना, मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे भाई अभी ने आंसर दिया उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अली हैदर ने, बेटा देखो आओ सारों को बात समझाता हूँ। 250 के लिए चाहिए थे हमें 25, तो 85 के लिए हम कितने चाहिए होंगे? दैट इज दिस, ये इनपुट है ना, डिवाइड बाय इनपुट, और कितने आर चाहिए थे 25, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ गए 8550। आपको जितना मटेरियल इन इन हुआ है ना, इसके लिए आपको चाहिए थे 8550 घंटे। 8550 घंटे। एग्रीड और नॉट? बेटा डिवाइड बाय 250 भी तो करना है ना, क्योंकि 250 के लिए 25 थे, तो 85,500 के लिए कितने होंगे? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अली हैदर बात समझ गए हैं। तो बेटा आप यूं कर रहे हो, 85,500 डिवाइड बाय दिस 342 टाइम्स आपने ये करना है, ठीक है? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये आंसर निकाल देगा आपको। ओके, शाबाश जमील मुमताज, वेरी गुड। अच्छा बेटा, तो ये आपको पता लग गया कि जितना हमने इनपुट डाला है उसके लिए कितने घंटे होने चाहिए थे। ठीक है बेटा, तो ये जो 8550 आ रहा है ना, इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल इनपुट। ये एक जुमला आप याद कर लो, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट और फॉर एक्चुअल इनपुट। जो एक्चुअल इनपुट की है, हमें उसके लिए कितने आवर्स अलाउड है। ओके, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से भी निकल सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट के तरीके से भी निकल सकते हैं, एक्चुअल इनपुट के तरीके से भी निकल सकते हैं। जब आउटपुट के तरीके से होंगे तो आउटपुट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इनपुट के तरीके से करेंगे तो एक्चुअल इनपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों सूत्रों में ये चीज आएगी। तो बेटा हम एफिशिएंसी वेरिएंस में पहले सीख चुके हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और अब हमने चीज सीखी है
स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट या एक्चुअल इनपुट। तो इस टर्मिनोलॉजी पे आप लोग कंफर्टेबल हुए हैं कि नहीं? जब इस पे कंफर्टेबल होंगे तो मैं आगे चल सकता हूँ। शाबाश बेटा। और कोई? आपने क्या क्या देख लिया? स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल इनपुट आपको यहां से मिला, इससे आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, ओके, और उसके लिए कितने घंटे चाहिए थे वो हमने निकाल लिए। शाबाश बेटा। तो अब हम आगे देखेंगे लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। जब आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला याद है ना, तो इसी को हम यहाँ ले आएंगे। लेबर मिक्स में बेटा हम ये करेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो जैसे ये वाली फिगर है, इसको हम ले आएंगे फर्स्ट लाइन के तौर पे, और इसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ठीक है, या आप इसको कर दो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल इनपुट। कोई भी एक बात रख लो कि इनपुट के लिए तो थे हमारे पास 8,550 घंटे, ठीक है, और आउटपुट के लिए थे हमारे पास 8,750 घंटे। ठीक है, वो कैसे निकालें आप उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देखो बेटा, आपके सामने एक्चुअल आउटपुट आया 70,000। इस आउटपुट को हासिल करने के लिए हमें कितने घंटे काम करना चाहिए था? 70,000 जो हमारी आउटपुट आई है, ये क्वेश्चन में दी गई थी 70,000 पाउंड्स, इसके लिए हमें कितने घंटे काम करना चाहिए था? शाबाश यासिर, कैसे आई ये फिगर? दिस इज आउटपुट डिवाइड बाय दिस आउटपुट एंड मल्टीप्लाई बाय आवर्स, दैट इज 8750। शाबाश, वेरी गुड जियाउर रहमान। आपने थोड़ी सी गलती कर दी है जियाउर रहमान, आप अपना कैलकुलेशन करें। अगर 70,000 डिवाइड बाय 200 इंटू 250 तो आपका आंसर गलत आएगा। शाबाश यासिर, वेरी गुड। तो बेटा हमने क्या किया, 70,000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 25 और 87,500 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 25 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अच्छा जी बेटा। तो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट के लिए थे 8,750 आवर्स और इनपुट के लिए थे 8,550। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस, दैट इज 1600, और ये होगा फेवरेबल। और जब हम यील्ड वेरिएंस करेंगे तो फिर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट कंपेयर्ड विद एक्चुअल आवर्स। आपका जो आउटपुट आया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था, उसके लिए आपको घंटे चाहिए थे 8,550, लेकिन क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपने कितने घंटों में ये काम किया है। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर फॉर द मंथ वॉज 8,000 आवर्स। तो एक्चुअली आपने 8,000 घंटे में काम कर लिया। तो 8,000 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेट का वेरिएंस नहीं है, जस्ट एफिशिएंसी का वेरिएंस है या यील्ड का वेरिएंस है। इसमें हम स्टैंडर्ड रेट ही यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा, हम क्या यूज करते हैं इसमें? स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 64,000, और अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे दैट इज 4,400 फेवरेबल। कि आपने ये काम करना था 8,550 घंटों में और आपने कर दिया है 8,000 घंटों में, दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल। ओके बेटा। तो दिस इज लेबर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको फर्दर स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर यील्ड। इन दोनों का सम करेंगे, देखें 6,000 के इक्विवेलेंट ही आएगा। एनी कंफ्यूजन यू मे डिस्कस।
जी बेटा। जी बेटा, वो लेबर मिक्स वेरिएंस का फार्मूला उस वक्त अप्लाई कर देगा जब आपको दो या तीन या चार किस्म के लेबर वेरिएंस, लेबर क्लास ना डिफरेंट बताई गई है। यहाँ पे लेबर क्लास डिफरेंट नहीं बताई गई, यहाँ पे बस बताया गया कि स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, और एक्चुअली हमारे 8,000 घंटे लगे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट क्लास की लेबर नहीं है। ओके, तो देखो बेटा, आपने इनपुट के लिए आपको आर से 8,550, उससे आपने प्रोड्यूस कर लिए 8,750 वाली आउटपुट। दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल। आपको ये आउटपुट के लिए आवर्स अलाउ थे 8,550, आपने काम कर लिए सिर्फ 8,000 में। दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल। ओके बेटा, तो अगर आप देखें तो ये लाइन हमने यहाँ पे रखी, यहाँ पे आ गई। एक्चुअल वाली हमने यहाँ पे रखी, और ये एक्चुअल वाली यहाँ से ये इधर आ गई। बीच में ये जो आइटम है ना, ये दो दफा आ रहा है। एक दफा इस वेरिएंट के साथ आ गया, एक दफा इस वेरिएंट के साथ आ गया। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि यील्ड कितने से फेवरेबल रही है और एफिशिएंसी कितने से रही है। ओके, क्लियर है बेटा बच्चों ये बात? तो ये 19-11 में हमने लेबर का फार्मूला किया है, लेबर एफिशिएंसी एंड जी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं कि इनकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो एंट्रीज वाली शीट में हम आते हैं। सबसे पहली वाली शीट थी इसी क्वेश्चन में, और हम मटेरियल पे पहले आ जाते हैं कि मटेरियल की एंट्री कैसे होगी। देखो बेटा, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस कौन सी एंट्री में आता है? एट द टाइम ऑफ परचेज आता है या एट द टाइम ऑफ इशुएंस आता है? जी शाबाश, एट द टाइम ऑफ इशुएंस आता है, वेरी गुड। तो बेटा, आपके ख्याल में मिक्स एट द टाइम ऑफ परचेज हो जाएगा या एट द टाइम ऑफ इशुएंस होगा? मटेरियल का जो मिक्स है वो एट द टाइम ऑफ परचेज होगा या एट द टाइम ऑफ इशुएंस होगा? इशुएंस, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? आओ मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ। आए, क्योंकि यूजेज वेरिएंस ही स्प्लिट होता है किस में बेटा? इनटू मिक्स एंड यील्ड। ठीक है, अच्छा जी, आए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसकी एंट्री बेटा ये बनेगी, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर वो होगा अनफेवरेबल तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये होगा फेवरेबल तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर है एडवर्स है तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर फेवरेबल है तो ये एंट्री हो जाएगी। कोई इशू बेटा इसमें? अब रहेगी यील्ड की एंट्री। यील्ड की एंट्री आएगी बेटा कब? यील्ड कब आती है? यील्ड कहते हैं आउटपुट को, प्रोडक्शन को।
वो आएगी एट द टाइम ऑफ फिनिश गुड्स, एट द टाइम ऑफ फिनिश गुड्स। हम फिनिश गुड्स की एंट्री देख लेते हैं। दैट वाज द फिनिश गुड्स एंट्री। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा ये मटेरियल यील्ड की। फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होगा। ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अगर ये क्या है, एडवर्स, और अगर ये फेवरेबल होगा तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी क्रेडिट हो जाएगा और ये आ जाएगा फेवरेबल। ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। तो यील्ड की वेरिएंस होगी फिनिश गुड्स के साथ और मिक्स की एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल इश्यूएंस के टाइम पे। एंड सेम इज द प्रोसीजर फॉर लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, लेबर में देख लेते हैं कैसे होगी। लेबर में बेटा कब एफिशिएंसी की एंट्री होती है, वो भी एट द टाइम ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो हम इस एंट्री को यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये वर्क इन प्रोसेस लेबर और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस अगर कहें तो वो डेबिट हो जाएगा और पेरोल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, और अगर ये फेवरेबल होगा तो ये एंट्री यूं हो जाएगी, यहाँ पेरोल आ जाएगा। दिस इज लेबर एफिशिएंसी एंड मिक्स, और इसकी यील्ड की एंट्री फिनिश गुड्स के साथ ही होगी। इस तरह हमने यहाँ पे मटेरियल की है ना, सेम इसी तरह लेबर की भी एंट्री कर देंगे एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा बेटा, अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसने बाद में फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी कहा हुआ है यील्ड वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। तो बेटा जिस तरह अभी हमने कैलकुलेशन की है लेबर के लिए, क्या किए, लेबर के लिए एफिशिएंसी निकाला है और यील्ड निकाला है, सेम इसी पैटर्न पे फिक्स्ड एफओएच का भी एफिशिएंसी और यील्ड निकाला जाएगा, सेम इसी पैटर्न। आए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है। बस फर्क क्या है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन अ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस एट ए रेट ऑफ 3। वन है रेट फिक्स का और 2 रेट है वेरिएबल का। जबकि यहाँ लेबर का रेट क्या था, 8 पर आवर। क्या था बेटा, 8 पर आवर। जबकि यहाँ पे रेट क्या आ गया है, 3 पर आवर। तो बस ये डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो बता दें। सब कुछ वही रहेगा, जस्ट हम इसको अगर रिपीट करना चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ फॉर एफओएच। ठीक है बेटा, आर्स वगैरह सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे रेट जो है ना वो 3 का हो गया। और कोई चेंज नहीं आएगी।
क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट लेना होता है। ठीक है बेटा, तो ये भी आप देखें आपका वेरिएंस सेम आ रहा होगा 616.50। ओके। बेटा आज नायला खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है, आज इसका लास्ट लेक्चर है। बेटा कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सारी चीजें पढ़ाना, ताकि कल जब आप मार्केट में जाओ जॉब करने के लिए तो आपको किसी चीज में कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्या हो गया, एंड सो ऑन। तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो वहां पे। मेरा काम है आपको सारी चीजें पढ़ाना। ठीक है, तो हम हमने मिक्स की एंट्री भी सीख ली, यील्ड की भी एंट्री सीख ली कि मिक्स की एंट्री किस स्टेज पे की जाती है, यील्ड की एंट्री किस स्टेज पे की जाती है। फिर हमने लेबर मिक्स और एफिशिएंसी भी सीख लिया, और फिक्स एफओएच की भी एफिशिएंसी सीख ली, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने एफओएच के साथ भी काम ट्रीटमेंट कर लिया। अब बेटा 10-15 मिनट हमारे पास हैं, इसमें अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कोई पास पेपर का कोई क्वेश्चन करना है, कोई कुछ और चीज़ें करनी है, वो आप मुझे बता दें। पास लेक्चर जो हमारे गुजरे हैं उनमें से कोई चीज़ पूछनी है वो मुझे बता दें। और उमैर साहब, आपने लास्ट टाइम मुझसे एक चीज़ पूछी थी, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो भी मैं आपको अभी रिप्लाई कर देता हूँ। और आज भी मेरे से एक स्टूडेंट हैं, वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ रहे थे कि उनको सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट वॉल्यूम, इसकी बात की समझ नहीं आ रही थी। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ये बातें एड्रेस कर दूँ। जी बेटा, ये सारे उसी में कवर होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अच्छा, जो उमैर खान साहब का फिर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जरा देख लेता हूँ। सर, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स मिक्स वेरिएंस प्लस सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस होता है ना सर? यहाँ हमने कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस नहीं ऐड किया, वो क्यों सर? सर, क्या इसकी ये वजह है कि कॉस्ट वेरिएंस सिर्फ तब निकालते हैं जब हम वेरिएंसेस बिटवीन ओरिजिनल बजट एंड एक्चुअल फाइंड करते हैं? सर, एंट्रीज लाजमी करनी होंगी, और हर क्वेश्चन की। बेटा आप जब पास पेपर देखोगे ना यासिर साहब, तो पास पेपर्स में एंट्रीज नहीं आ रही। ठीक है, ज़्यादातर पास पेपर में इस वेरिएंस के चैप्टर की एंट्रीज नहीं आई हैं, लेकिन बीइंग ए अकाउंटेंट आपको ये एंट्रीज करनी आनी चाहिए, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ, तो इसलिए मैंने पढ़ाई है। जी बेटा, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क प्लेस किया है वो सारे यहाँ पे होमवर्क अवेलेबल हैं। आप अगर आए इस फोल्डर में, दैट इज़ होमवर्क। ठीक है, तो जुलाई के जो होमवर्क है ना, वेरिएंसेस के भी सेपरेट हमने किए, ये वेरिएंसेस के होमवर्क अवेलेबल है। 16 जुलाई को मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, 21 जुलाई को होमवर्क दिया, और 22 जुलाई को होमवर्क दिया। सारे होमवर्क यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, उमैर खान साहब के क्वेश्चन को आंसर करते हैं। उमैर खान साहब ने कहा था कि जी सीमा की बुक में 240 पेज पे, हाँ सीमा की बुक में आते हैं, पेज नंबर 240। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट थी, इसी के ऊपर शायद आज जो एक मेरे स्टूडेंट थे उनका भी क्वेश्चन था। सर, नेक्स्ट चैप्टर हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर होगा? नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा कोर्स रहता है, मैंने यहाँ शेड्यूल बनाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। आज बेटा हमने ये देखा है, डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड, एफओएच एफिशिएंसी, एफओएच यील्ड। अभी हमारा रहता है थ्रूपुट एंड एनवायरमेंटल कॉस्टिंग,
बैक फ्लैश कॉस्टिंग, ठीक है। फिर हमारा आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उसके अंदर रिसीवेबल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एंड कैश मैनेजमेंट है। फिर इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि रिवीजन करेंगे हम ब्रेक इवन की, रिवीजन करेंगे बजटिंग की, और रिवीजन करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल की। तो ये स्टडी अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम करेंगे। अच्छा बहरहाल अभी आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट थी जिससे हमने वेरिएंसेस का स्टार्ट लिया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने कौन कौन से वेरिएंसेस निकालने हैं एंड सो ऑन। इसमें जो बात मोटी मोटी बात ध्यान में रखने वाली है वो क्या थी कि बजटेड यूनिट से हमारे 5100, कितने यूनिट से बेटा? 5100, ये हमारे बजटेड यूनिट से। और एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने रहे हैं? 4850। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बजटेड यूनिट्स एंड एक्चुअल यूनिट्स। इसको ब्रिज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वो क्या क्या तरीके हैं वो आए हम देख लेते हैं। कि बेटा हम निकालें सेल्स प्राइस वेरिएंस, और हम निकालें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इसी तरह हम निकालें कॉस्ट प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, इस तरह करने से हमारे क्या होंगे? हमारा बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल कर जाएगा, ठीक है। हमारा बजटेड प्रॉफिट रिकंसाइल कर जाएगा विद एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, अच्छा जी, ये एक तरीका हो गया बेटा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, इनकी जगह हम निकाल लें सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा और इन दो की जगह हम ले आएंगे एक वेरिएंस, दैट इज सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। क्यों? ये भी वॉल्यूम का है, ये भी वॉल्यूम का है, ठीक है। वॉल्यूम देखें क्या था हमारे पास, बजटेड वॉल्यूम था 5100 यूनिट्स, और एक्चुअल वॉल्यूम रहा है हमारा 4850, ठीक है बेटा। तो जब कम यूनिट सेल होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन लेस यूनिट्स आर सोल्ड, तो बेटा क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू कम आएगा ना। एग्रीड ये बात, क्या इस पे कोई डाउट है? तो बेटा साथ साथ एक काम और भी होगा, वो क्या? कॉस्ट वुड आल्सो बी लेस, क्योंकि जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल हुए हैं तो टोटल कॉस्ट भी हमारी कम होगी, टोटल कॉस्ट भी हमारी कम होगी। ये इस बात से एग्रीड हैं सारे के नहीं? जी बेटा, अच्छा अच्छा, अभी जो जिसका डिसएग्रीमेंट हो ना वो मुझसे बात करे ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। व्हेन लेस यूनिट्स आर सोल्ड, देखो हमारे बजटेड यूनिट से 5100, और एक्चुअली हमारे सोल्ड हुए हैं 5100, ठीक है।
तो बजटेड प्रॉफिट था हमारा 30,600 और एक्चुअल प्रॉफिट हमारा इस केस में आ रहा था, हमने निकाला हुआ भी है, अगले पेज में जाके निकाल के देखते हैं, दैट इज 6,100। दैट इज 6,100। ठीक है बेटा। तो देखो जब यूनिट कम सेल होंगे तो सेल्स रेवेन्यू भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि इन दोनों को निकालने के बजाय आप सीधा निकाल लो सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। क्या निकाल लो? सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। और पर यूनिट प्रॉफिट कितना है हमारा? दैट इज ₹6। कितने रुपए का बेटा? ₹6 का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम करेंसी रुपी समझ लें, दैट इज ₹6। ठीक है। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है बेटा हमारा? वॉल्यूम हमारा कम हुआ है दिस माइनस दिस। 250 यूनिट हमारे कम सेल हुए हैं। कितने यूनिट कम सेल हुए हैं? 250। तो 250 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना कम होगा बेटा? 1500 से। क्योंकि 250 यूनिट हमारे कम बिके और एक यूनिट के ऊपर प्रॉफिट है 6 का। तो ये फार्मूला आपको नाम बताता है बेटा, नाम बताता है कि इसका मतलब क्या है कि सेल्स के वॉल्यूम से प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया। सेल्स के वॉल्यूम से प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, एंड दैट इज इंपैक्ट 1500 एडवर्स, क्योंकि कम नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं। जी बेटा। अब उमैर साहब या जो आज एक स्टूडेंट मेरे कॉल कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो अगर अभी मेरी कॉल ये क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, उनका कोई कंसर्न आ रहा है तो बताएं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप निकालें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, और इन दोनों को छोड़ के अगर आप ये निकाल लेंगे तो ये आपका पर्पस हल कर देगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये भी निकालूं तो मैं ये भी आपको सिखा देता हूँ। बेटा एक यूनिट पे सेल प्राइस कितनी थी? 20। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो गया। एक्चुअली 4850 यही हम रखेंगे। ये कितना आ गया? 97,000। ओके। ये मैंने आपके सामने कर दिया सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ये वॉल्यूम है इसलिए प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज करेंगे। साथ में मैं करता हूँ कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा बेटा, अब इसका भी ये बना लेते हैं। यूनिट्स है 5100, 4850। अच्छा जी। अच्छा बेटा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 14, क्योंकि प्रॉफिट कितने का था? 6 का। तो ये कितना आ जाएगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, दोनों का वेरिएंस निकालते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, अब सेल्स का आ रहा है बेटा एडवर्स, क्योंकि सेल्स हुई है कम। ठीक है, सेल्स का आ रहा है एडवर्स और कॉस्ट का आ रहा है फेवरेबल। कॉस्ट का आ रहा है फेवरेबल। यहां तक जो आपके सामने वर्किंग अभी मैंने की है सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट वॉल्यूम की, इससे सारे एग्रीड है। और आप यहां देख सकते हो बेटा कि अगर इन दोनों का हम सम करें ना, तो वो भी 1500 एडवर्स ही है जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, वो भी 1500 ही एडवर्स ही आ रहा है। तो ये है बेटा इसकी साइंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी या कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कुछ डाउट्स और आए होंगे। ये यासिर साहब आपको आते होंगे, ये उमैर खान साहब और जो मेरे एक दो क्वेश्चंस और जो स्टूडेंट्स और हैं उनके कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस कर रहा हूँ, पूरी क्लास को नहीं करा रहा। बेटा आप वो बताओ उमैर खान साहब कौन से पेज की बात कर रहे हो? जब आपने एक्चुअल प्रॉफिट चेक करना है ना, एक्चुअल प्रॉफिट, वो तो सिंपल एक्चुअल रिजल्ट्स को ही कंपेयर करते हैं। देखो एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच एंड मार्केटिंग एंड एडमिन, और ये आ गया। आपकी कंफ्यूजन अगर कहीं मेरे से एड्रेस नहीं हो पा रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। मुझे ये डाउट हो रहा था कि आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन है सर, इस में एक्चुअल सेल्स जो निकाली गई है वो इस तरह है 95,600, वाइल अगर हम कॉस्ट वेरिएंस को कंसिडर करें तो ओवरऑल वेरिएंस 2900 बनता है। अच्छा, आपको मैंने यहाँ पे अभी सिखाया है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। ये समझ आ गए उमर खान? 242 पे आ जाते हैं। जी उमर, यहाँ पे कहाँ पे आप बात कर रहे हैं? ये 242 ये पेज है। ये 29,100 जो आप कह रहे हैं, आप इन साइंस को छोड़ दें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, कैसे बताया था बेटा, कि बजटेड प्रॉफिट लिखो, कि बेटा चेक जो है ना ये तो एक्चुअल के साथ है ना, ये सारा डाटा एक्चुअल है, कोई और डाटा नहीं है ये जो चेक आ रहा है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमने क्या करना होता है। हमने लिखना होता है बजटेड प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिख दें एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे जगह बना दें वेरिएंसेस के लिए, फेवरेबल के लिए एक बना दें, अनफेवर या एडवर्स के लिए एक बना दें। ठीक है, से जैसे आपका ये था 30,600, ये आपने लिख दिया, और एक्चुअल प्रॉफिट आपका आ रहा है 6,100। बस अब आपके पास जो भी वेरिएंसेस हैं, जैसे हमने कहा सेल्स के हैं, मटेरियल के हैं, मैंने आपको सारे डिटेल से कराए हुए हैं, लेबर के हैं, ठीक है, वेरिएबल एफओएच के हैं, जो भी आपको वेरिएंस आते हैं वो आप सारे यहाँ पे फिक्स एफओएच वगैरह लिखे, आपको ये टैली कर जाएगा, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।
आप एक्चुअल सेल्स निकाल कर कंपेयर करें उस एक्चुअल से। मुझे उमर खान आपकी क्वेश्चन की सेंस नहीं समझ आ रही, आप क्या पॉइंट पूछना चाह रहे हैं। तो आप कल की क्लास में बेशक पूछ लें या व्हाट्सएप पे पूछना चाहें तो उस पर पूछ लें। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है कि आपने क्लास में ही पूछना है या आउट ऑफ द क्लास पूछना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस का नेट जो होता है दैट इज सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ओके बेटा, क्लास आज की खत्म खत्म करते हैं। ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है उमर खान, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।